अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज़ लीग के लिए एक अच्छी खबर कि जो मियां नवाज़ साहब हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो सऊदी अरब में गुजारेंगे। वैसे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो रमज़ान का आखिरी अशरा जो था वो सऊदी अरब में गुजारते थे और अपोजिशन के अंदर भी ये उनकी काफ़ी टाइम से इनकी ये रवायत रही है। तो इस दफ़ा ये मुख्तलिफ क्या है, तो मुख्तलिफ दरअसल हो ये रहा है कि इस दफ़ा उनको शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सुना जी मोहम्मद बिन सलमान का जो त्यारा है वो उनको लेने के लिए आएगा लंदन, वहाँ से वो लेके जाएगा। तो उनको शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ज़ैन के शाही मेहमान रहेंगे। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी दावत दी है, मौलाना फजल रहमान को भी दी है, मरियम नवाज़ को भी दी है। तो कह रहे हैं कि नवाज़ी जाएँगे तो उसके बाद ये सारे भी वहाँ पे जाएँगे, 10 दिन रहेंगे। जो खबरें वहाँ से हैं वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक़्त इकॉनमी की सिचुएशन क्या है। आईएमएफ जो है वो हर रोज़ एक नई शर्त लगा देता है। अभी जो उनकी आखिरी शर्त है वो यही है कि जी आप हमें गारंटी लेके दें सऊदी अरब से भी और यूएई से कि वो पैसे देंगे। आपकी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। देखें, जो हमें डॉलर चाहिए होते हैं उसकी वजह ये होती है कि हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए हमें जो होता है वो हम ये कर्ज़ा लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो जो आपने अपना निज़ाम चलाना होता है उसके लिए तो आप टैक्सों से चलाते हैं। जहाँ पे वो आपका कोई खसारा आता है बजट का तो वो आप ले लेते हैं जी, लोकल बैंकों से भी ले लेते हैं। लेकिन जो आपने रीपेमेंट करनी है वो आपने डॉलर में करनी होती है, तो उसके लिए आपको डॉलर चाहिए होते हैं। अब डॉलर का ये है कि हमारे मुल्क में रेमिटेंस भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो ज़ाहिर दुनिया भर में जिस तरह इन्फ्लेशन हो रही है तो लोग उस हिसाब से घरवालों के लिए पैसे भी कम भेज रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी काफ़ी कम हो गए। तो जो हमारी इम्पोर्ट जो इमरान के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट जो थी बढ़ी थी, करंट अकाउंट खसारा हमारा तारीखी लेवल के ऊपर पहुँच गया था। तो इस हुकूमत ने आके एक तो इम्पोर्ट को कंट्रोल किया और उसमें यही ज़्यादा कि जो लग्ज़री आपके आइटम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि वो इस तरह मतलब ना मंगवाए जाएँ। लेकिन इस तरह बहुत सी चीज़ों की भी एलसीज़ रुकी गई हैं। ज़ाहिर है जो कारोबारी तबका है वो इस वक़्त यही परेशान है कि एलसीज़ रुकी हुई हैं, उसके से माल नहीं आ रहा। लेकिन अब सुन ये रहे हैं कि हुकूमत ने एलसीज़ खोलने की इजाज़त दे दी, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर जो पाबंदियाँ वो ख़त्म होती जाएँगी, एलसीज़ खुलती जाएँगी, लोगों के माल आते जाएँगे। चाइना ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की कि जो 2 अरब का जो उनका मैच्योर हो गया था मार्च में, उन्होंने उसको रोल बैक कर दिया है। उसके अलावा जो चाइनीज़ बैंक को पैसे वापस किए थे, चाइना के वो बैंक पैसे पाकिस्तान को वापस दे रहा है। तो इस वक़्त $4.5 अरब के करीब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में हैं रिज़र्व्स, और उसके अलावा $5 अरब से ज़्यादा जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के अंदर हैं। तो जो सऊदी अरब का ये तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अगर इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है शाही खानदान वाला, तो ज़ाहिर है वो वहाँ पे जाएँगे, उनसे जाके बात करेंगे। सऊदी अरब सिर्फ़ पैसे नहीं, उनकी हमें सरमायाकारी भी चाहिए। गवादर पोर्ट का काफ़ी टाइम से वो कह रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरी वहाँ पे लगानी है। तो अगर वो ऑयल रिफाइनरी वहाँ पे लगाते हैं तो एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अभी अभी गवादर पोर्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। चीन की तरफ से जो रूस की तरफ से जो गंदम आई थी, ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो थी वो उसको उतारा गया था। फिर इधर से चाइना के साथ ही जो गिलगित बिल्तिस्तान की साइड से जो हमारी तजारत 4 साल से बंद थी वो भी अब खोल दी गई है। तो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है। देखिए, पिछला जो हुकूमत है ना उस दौर में जितना नुकसान पहुँचाया जा सकता था पहुँचाया गया। पीआईए का मामला सबके सामने है कि किस तरह वो गुलाम सरवर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कह दिया कि जी पायलटों की जो डिग्रियां वो जाली हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की यूरोप लंदन की साइड पे जो सारी थी फ्लाइट से वो रुक गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान जो था वो उठाना पड़ा। अभी भी आप पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएं, आपको उस तरह एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती जिस तरह पहले मतलब एक्टिविटीज़ होती थी। इमिग्रेशन पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी, अब कुछ भी नहीं। आपके 3-4 एयरलाइंस तो यहाँ पे आ रही हैं, 3-4 एयरलाइंस यहाँ से जा रही हैं। तो चीज़ें रुकी हुई थी। पीआईए को बहुत ज़्यादा नुकसान उनके इस स्टेटमेंट की वजह से उठाना पड़ा। पायलटों की किल्लत है इस वक़्त पीआईए के अंदर, क्योंकि प पायलट यहाँ पे आना नहीं चाह रहे हैं और जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी और एयरलाइन के अंदर चले जाएँ। यही तो हम कहते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने नुकसान पहुँचाया हुआ मुल्क को। इनका अगर मुहासबा हो तो पता चले कि ये किस तरह मुल्क को तबाह करके गए हैं। चूँकि कुछ एयरलाइंस को फ़ायदा पहुँचाना था, कोई प्राइवेट को वर्जिन अटलांटिक के बारे में कह रहे हैं कि जी जुल्फ़ी बुखारी को जो ताल्लुकात थे तो उसको पाकिस्तान में लेके आना था, जिसकी वजह से पीआईए को जो था इंटेंशनली इंटेंशनली पीआईए को तबाह किया गया।
तो अब पता चल रहा है, सारा हो रहा है कि नहीं है जाली उनकी डिग्रियां, बल्कि लंदन की साइड से जो हमारी फ़्लाइटें चलती थी फुल होके जाती थी, फुल होके वापस आती थी। तो कितना वहाँ से हमें जो था वो रिज़र्व्स का जो हमारे वो मतलब आमदन है उस पे फ़र्क पड़ा है। तो अब जा रहे हैं, यूएई ने भी कहा है सरमायाकारी का, बल्कि वो कह रहे थे कुछ एयरपोर्ट्स की जो थी सर्विसेज़ उनके हवाले की जाएगी। तो भी सुना है कि ईसीसी ने अब उसकी मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं कि कब तक उस पे काम शुरू होता है। ग्वादर के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर भी 1-2 मुल्कों ने अपनी सरमायाकारी के लिए अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया हुआ है। तो एक तो सऊदी अरब से हमें जो कह रहे हैं कि 2-3 अरब डॉलर के जो उनसे कर्ज़ा लेना है, उसकी कोई गारंटी चाहिए। फिर ये था कि 1.2 अरब डॉलर की तेल की डेफ़र पेमेंट के लिए उनसे बात होनी है। तो अब जा रहे हैं मियाँ साहब, उसके बाद कतर के साथ भी बात होनी है, कतर से एलएनजी भी लानी है, कतर से इन्वेस्टमेंट भी लानी है, कतर से कर्जा भी लेना है, यूएई से भी इन्वेस्टमेंट लानी है। तो अब मियाँ साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरब जाएँगे, उसके बाद कतर जाएँगे। तो अब वो निकल पड़े हैं एक मिशन के ऊपर कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक की जो वो है उसको बढ़ाना है, एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, हालात को बेहतर करना है। क्योंकि देखिए गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे माशी एक्टिविटीज़ भी रुकी हुई हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। गरीब के लिए अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाना बड़ा मसला बन गया हुआ है। तो अब मियाँ साहब को प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो जा रहे हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या-क्या वहाँ से लेके आते हैं। फिलहाल ये अच्छी खबर यही है कि वो अगर बुला रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। और वैसे भी सऊदी अरब जो है ना वो अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकल के इधर चाइना वाली साइड पे चला गया, इसलिए तो उसने ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर लिए हैं। तो पाकिस्तान जो सागडा साहब बयान दे रहे हैं कि आईएमएफ पे अब डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी, तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान सोच रहा है कि अब हम कैसे इस सारे विशिष्ट सर्कल से निकलें और निकल के अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें। खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी इकॉनमी को रखा ही यही है, या कर्ज़ों पे चली है, वॉर के ऊपर चली है। तो जब हम अपने मुल्क में की पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे और अपने मुल्क में खुद सफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही ये मुल्क सारे इस गिरदाव से निकल सकेगा। और उधर साथ ही लेकिन सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए होता है। सियासी इस्तेहकाम में आज इमरान खान ने कह दी थी मैंने तो हुकूमत से कोई बात करनी ही नहीं है। ये एक शोशा ही छोड़ा गया हुआ था कि इमरान खान के साथ ग्रैंड डायलॉग कर लें, इमरान खान एपीसी कर लें, इमरान खान को बुला लें। फिर कहा जी इमरान खान राजी, उसने कहा मैं नहीं राजी, सिर्फ एक ही एजेंडे पे बात होगी इलेक्शन की, उसके अलावा अगर कोई होता है तो मेरे लोग जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो वो एक जो अपने आप को अवतार समझ के बैठे हुए हैं, वो उस मनसब से नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और वो चाह ही नहीं रहे हैं कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो, क्योंकि वो हालात बेहतर करना चाहते भी नहीं। वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर है वो सिर्फ पाकिस्तान की तबाही के लिए, तो उस पाकिस्तान की तबाही से ज़्यादा कोई चीज़ उनको अब गवारा नहीं है। तो इलेक्शन तो फिलहाल उनको मिलते नज़र नहीं आ रही। कल देखते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या मामला चलते हैं। वैसे तो अता बंदयाल साहब जो हैं वो 2-3 दिन से इसी कोशिश के अंदर थे कि किसी तरह से जो मामलात हैं उनको सेटल कर लें। उनमें से एक मामला ये था कि जी अपने जजिस साथियों के पास गए हैं, कह रहे हैं कि उनके जजिस साथी, असल तुर्की ही स्टोरी है कि जो उनके जजिस साथी जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थे उनको कहते रहते फुल कोर्ट बनाया, फुल कोर्ट बनाया। चीफ जस्टिस ने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको जवाब भी नहीं दिए। फिर अब वो उनसे वे आउट मांग रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट बना दें, तो फुल कोर्ट उन्होंने कहा ठीक है बनाते हैं। उनका लेकिन जी फुल कोर्ट आपने बनाना है 13 जजिस का, यानी कि उसमें से जस्टिस इजाजुल एहसन और उसको निकादे मुज़ाहर अकबर नकवी को, क्योंकि वो पहले जब ये मामला आया था तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं बैठेंगे। तो चीफ जस्टिस इसके ऊपर मान नहीं रहे थे, क्योंकि इनके आने से ही उनका बेंच या एक वोट ऊपर चला जाएगा या बराबर हो जाएगा, कुछ ऐसा सिलसिला है। तो उसकी वजह से वो मान नहीं रहे हैं और मामला यहाँ पे रुक गया। फिर उनको ये भी डर है कि क्या आप जज के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, क्या मेरे खिलाफ भेजेंगे, तो वो भी अब मामला देखे जाएंगे, क्योंकि मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ तो बनेगा। तो वो उनकी सफाइयाँ पेश कर रहे थे कि नहीं जी ये एफबीआर उस मामले को देख रहा है। वैसे भी ये असद तूर की स्टोरी है कि वैसे भी सारे वो उनके बेटे की प्रैक्टिस बहुत चल रही है, तो उसकी वजह से उनके पास पैसा आ रहा है। और यही बंदियाल साहब उस दिन मुज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा करते हुए कह रहे थे कि मेरे जज के बारे में कोई बात करेगा तो उसको पहले मेरा मुकाबला सामना करना पड़ेगा। लेकिन फ़ाइज़ी ईसा की दफ़ा ये बात नहीं की। मुनीब अख्तर और इनका रवैया फ़ाइज़ी ईसा और उनकी बीवी के साथ बड़ा तुहीन उमेश था अदालत के अंदर प्रोसीडिंग में। और यही लोग थे जिन्होंने एफबीआर को कहा था कि आप अपनी कार्रवाई करें। तो इन जजेस में से थे, और अब बैठ के वो जज्बाती हो रहे हैं और कह रहे जज के भी जज्बात होते हैं। तो जज्बात नहीं होने चाहिए, आइन कानून इंसाफ के मुताबिक आपको चलना चाहिए। तो इसके अलावा जी ये भी खबर दी है जी एजाज सैयद ने जंग के अंदर के जी आर्मी चीफ का जो डाटा था उनकी फैमिली के मुतालिक वो लीक किया गया है, यानी कि वो दिया गया है
वहाँ से किसी ने निकाला है। तो पहले तो बड़ी अफ़सोस की बात है कि नादरा जैसे इदारे से इतनी अहम लोगों की मालूमात, अगर एक चीफ़ की मालूमात वहाँ पे महफ़ूज़ नहीं तो बाकी लोगों की कैसे महफ़ूज़ होगी। तो ये किस लिए निकाली गई? मेरे ख़्याल में यही बात है कि इमरान ने कोशिश तो की थी उनको रुकवाने की। जनरल फ़ैज़ और जनरल बाजवा भी उनके ख़िलाफ़ थे कि किसी तरह इनकी तकर्री रोकी जाए। तो शायद इसलिए निकाली होगी कि कोई उनके घर की औरतों को के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना होगा, कोई ब्लैकमेलिंग करनी होगी, जिसकी वजह से ये डाटा सारा निकाला गया। और पिछले दिनों खबर भी आई थी कि 4 आर्मी के जो लोग भर्ती किए गए हुए थे नादरा के अंदर, उनको निकाल दिया गया है। शायद उन्हीं लोगों ने मिलकर कोई प्लानिंग की होगी। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि नादरा के अंदर से ये डाटा जो था लीक हुआ है। इससे पहले भी सुना है कि नादरा का सारा डाटा जो है इमरान खान को दे दिया गया पाकिस्तानियों का। इसी वजह से हर हल्के के लोगों का उनको पता है कि इस हल्के में ये लोग हैं, तो इनके ये फ़ोन नंबर है, तो इनको इस तरह कॉलें कर के वो लोगों को कन्विंस करते हैं इमरान खान को वोट डालने के लिए। ये बड़ी वैसे एक क्या उसको कहते हैं, सनसनीखेज़ नहीं, संगीन जुर्म है कि आप इसी तरह डाटा जो है वो उठा के पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रहे हैं। फिर एक आर्मी चीफ का डाटा जो है वो हो रहा है, तो इसके लिए एक अकाउंटेबल होना चाहिए, हायर लेवल के ऊपर लोगों को होना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है इस इदारे के अंदर। और छोटे-छोटे लोगों को निकाल के आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, हाई लेवल के ऊपर इस इंक्वायरी होनी चाहिए और जो हाई लेवल के लोग हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए कि नादरा के अंदर से ये डाटा कैसे जो है वो लीक हो रहे हैं। और वो भी जो बंदा आर्मी चीफ बनने लगा था तो उसका नहीं सेव, तो हम जैसे लोग कैसे सोचेंगे कि हमारा सेव होगा? पता नहीं हमारे हमारे किस किस को उठा के जो है वो दे दिए गए होंगे पैसों के एवज। तो ये बड़े एक अफसोस की बात थी जो ये खबर सामने आई है, इसको देखा है। और इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है जी उर्दू न्यूज़ को, तो उसके अंदर वही इल्ज़ामात के जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ अमेरिका को भड़काया और यही कि मैंने मुलाकातें नहीं करनी हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मोरा सैयां मुझसे बोले नहीं, खान साहब कह रहे हैं। तो वो जिस सैयां साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हो, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। तो देखते हैं जी कि वो सैयां साहब मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फ़िलहाल तो खान साहब जो हैं उनको इलेक्शन तो अभी शायद 2 असेंबलियों के मिल जाए, लेकिन फ़ायदा खान साहब फ़ायदा उन असेंबलियों में, अगर पहले भी आपकी हुकूमत अब दोबारा भी बन जाती है तो पहले भी आप ही की थी। तो यहाँ तो आपको पूरे मिल के मिल जाए तो बात भी है। तो जब आपने उन्हीं 2 असेंबलियों को चलाना तो फिर इतनी सारी एक्टिविटी का आपको फ़ायदा क्या है? तो कहीं पे बैठ के थोड़ा-सा सोचें कि जो चीज़ झुकती नहीं है ना वो टूट जाती है। तो आपके टूटने का अमल जो है ना वो शुरू हो चुका है। अगर आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें तो शायद अल्लाह ताला भी आपके कोई बात माने। ये नहीं कि लोगों के साथ ज़मीन के ऊपर जाके बैठ गए और चारपाइयों पे बैठ रहे। ये एक पॉलिटिकल स्टंट होता है, सिर्फ़ मीडिया के लिए होता है। बाकी सबको आपकी असलियत पता है कि किसी को कोनियाँ मारते हैं, किसी को ठुड्डे मारते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं। और वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसके बाप को बुला के भी उसका जनाजा भी नहीं उठाया जाता और अफ़सोस कर रहे होते हैं। सब जानते हैं ये एक जो पाकिस्तान में एक जज़्बाती हो जाने वाली कौम होती है, उनके लिए आपके ये जो सारी पॉलिटिकल गिमिकरियाँ अच्छी लगती हैं। क्योंकि पाकिस्तान का बाशऊर शहरी जो वो सोचता है, वो सवाल करता है और उसको पता है कि आपकी असलियत क्या है। तो फ़िलहाल तो जो सियासी जमातें उन्होंने आपको एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया है। तो आपने कल उनके बयान के बाद सब पहले से ही दे रहे थे, नवाज़ शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि बातचीत कोई इमरान खान से नहीं करनी, पार्लियामेंट के अंदर भी कह देंगे। अब आप चाहे कहते रहे कि मैं इनसे क्यों बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको दूसरों ने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया हुआ था। तो आप क्या ये कह देने से कि ग्रैंड डायलॉग मैं नहीं करना चाहता, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो चलिए जी, कल देखते हैं जी कोर्ट के अंदर क्या होता है, वहाँ से क्या जो है वो कौन सा कबूतर निकलता है, तो कल हम देखते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।